दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से YouTube के ऊपर अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने की शुरुआत हुई है, उसके बाद से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन का एक समुंदर बनता जा रहा है। लेकिन साथियों, जो इंफॉर्मेशन का ये समुंदर बन रहा है, इसके बीच जब खुद को कुछ लोग एक अनबाइज्ड ओपिनियन हम दे रहे हैं, अनबाइज्ड तरीके से किसी मुद्दे के पक्ष को दिखा रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स को भी मैनिपुलेट किया जाता है और आधे सच को दिखाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही पक्ष को दिखाया जाता है। साथियों, जब कोई भी कंटेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो खुद को अनबाइज्ड कहता है और उसके बाद जब किसी भी इशू के ऊपर सिर्फ एक ही पक्ष को दर्शाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े ही मिस इन्फॉर्मेशन के तंत्र का हिस्सा होता है या फिर किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता है। साथियों, इसी कुछ विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे एक केस स्टडी के रूप में देखते हुए। साथियों, हाल ही में अभी और नीहू के एक चैनल के ऊपर फार्मर्स के प्रोटेस्ट को चल रहे और विशेष तौर पर अगर हम कहें तो एमएसपी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें कुछ दावे किए और उन दावों का सिर्फ एक पक्ष ही सबके सामने रखा हुआ। साथियों, समझते हैं कि क्या उन्होंने दावे किए और जो उन दावों के दूसरे पक्ष हैं और जिन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का और इकोनॉमिस्ट का उन्होंने सहारा लिया, उसी के समानांतर अन्य कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स उन दावों के ऊपर क्या राय रखते हैं और कुछ फैक्ट्स और फिगर के साथ उन सभी दावों को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहला दावा उन्होंने ये किया कि वर्तमान में जो एजिटेशन चल रहा है, यह 13 महीने जो 2 साल पहले एजिटेशन हो रहा था उसका कंटिन्यूएशन नहीं है और इसमें ये नई मांगे कर रहे हैं, विशेष तौर पर एमएसपी को लेकर। ये प्रोटेस्ट पहले के प्रोटेस्ट का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि फार्मर्स के डिमांड्स नए हैं। साथियों, अब इसके तथ्य क्या कहते हैं? साथियों, जब वो 13 महीने का मूवमेंट खत्म हुआ और फार्म यूनियंस दिल्ली से वापस जा रही थी, उस समय वो कानून वापस होने के बाद 9 दिसंबर 2021 को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिस लेटर का जो पहला पॉइंट था वो सीधे तौर पर एमएसपी से ही जुड़ा हुआ था। यानी कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम कि उस समय जितनी फार्म यूनियंस एक साथ थी, वर्तमान में उसके कई फैक्शंस बन गए हैं, उसी का एक फैक्शन ये रेज इशू कर रहा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जो मांग एमएसपी की हो रही है ये कोई नई मांग है और ये उसका कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर 2021 की जो चिट्ठी है उसमें इन सभी मुद्दों का अधिकांश रूप से जिक्र है, विशेष तौर पर एमएसपी का जिक्र है। साथियों, दूसरा जो उसमें दावा किया गया वो ये किया गया कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो उससे 6% किसानों को ही फायदा होगा। पूरे भारत के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का कुछ लाभ मिलता है। साथियों, अब इसके तथ्य को समझते हैं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ये बात सच है कि लगभग 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है, लेकिन इसी के समानांतर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ये कहते हैं कि लगभग 14% किसानों को एमएसपी मिल जाता है। साथ ही हम 14% के आंकड़े को ही लेकर चलते हैं, यानी कि 14% किसानों को एमएसपी मिल जाता है देश के अंदर और 86% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। यानी कि जो 86% किसान हैं वो कहीं ना कहीं बाजार के आधार पर, यानी कि जो मार्केट के इकोनॉमिक ड्रिवन सिस्टम है उसके तहत ही अपने प्रोड्यूस को बाजार में बेच रहे हैं। यानी कि इस हिसाब से उन 86% किसानों के ऊपर आर्थिक संकट नहीं होना चाहिए और बाकियों के ऊपर आर्थिक संकट होना चाहिए, लेकिन आंकड़े हमें ऐसा नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हम जब देखते हैं तो भारत का 1/3 जो सुसाइड देश भर में होता है, जो किसान सुसाइड करते हैं, उसका 1/3 महाराष्ट्र से बिलोंग करता है साथियों। और 10 महीने में, यानी कि जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के अंदर 2366 किसानों ने आत्महत्या जैसे इस डरावने कदम को उठा लिया। यानी कि ये सिर्फ 6% को नहीं बल्कि देश के सभी किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा बन सकता है अगर एमएसपी एक लीगल गारंटी बन जाता है। साथियों, उस वीडियो के अंदर अभी और नीहू तीसरा जो दावा किया वो ये किया कि एमएसपी गारंटी बनने से देश में महंगाई बढ़ जाएगी। होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी और तो और आपको भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। साथियों, अब इसके तथ्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, देश की किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर परचेजिंग पावर का बड़ा ही महत्व होता है। साथियों, जब देश के अधिकांश किसानों को एमएसपी मिलने लगेगा और उसकी लीगल गारंटी होगी तो ऑटोमेटिक देश के किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब किसी भी व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स ये कहता है वो उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ने से उस ज्यादा पैसे को मार्केट में स्पेंड भी करता है, यानी कि ज्यादा पैसे को मार्केट में खर्च भी करेगा। और जब कोई व्यक्ति मार्केट में ज्यादा पैसा को खर्च करेगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे का जो सर्कुलेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं इसी आधार पर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा भी ये कहते हैं कि एमएसपी लीगल गारंटी से भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा।
साथियों, चौथा वो दावा इस वीडियो के अंदर करते हैं कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने से बर्डन आएगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। अब साथियों, ये बर्डन जो कहा जा रहा है, ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके भी तथ्य को हमें जानने की जरूरत है, जिनको उस वीडियो में नहीं दिखाया। साथियों, पिछले 3 साल के एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके आंकड़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। साल 2022 और 21 के बीच में हमने जो कुल निर्यात किया एडिबल ऑयल्स का, उसकी जो रकम है वो है लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपए। और साथियों, इससे अगले साल यानी कि 2021-22 के अंदर जो हमने एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट किया, उसकी रकम है 1.57 लाख करोड़ रुपीस। और 2022-23 के वित्तीय साल के अंदर हमने लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए का जो है एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट किया। यानी कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो सारा इंपोर्ट है, इसको हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें तेजी से देखने को मिल सकता है। साथियों, इसी के साथ साथ हमें कुछ और आंकड़ों को भी देखने की जरूरत है। साथियों, सरकार ने जो कृषि क्षेत्र के लिए पैसा अलॉट बजट में किया जाता है, पिछले 5 साल में से उतना अलॉटेड पैसा भी सरकार के पास ने खर्च नहीं किया, वो बचा हुआ है। उस पैसे को भी एमएसपी के रूप में खर्च किया जा सकता है। पिछले 5 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास ऐसा बचा हुआ है। साथियों, जो पीएम किसान स्कीम चल रही है, उसको भी इसके साथ एसोसिएट कर इस पैसे को मैनेज किया जा सकता है। साथियों, उन्होंने 5वां अपनी वीडियो के अंदर यह दावा किया कि भारत के अंदर अब लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे समय में कानून कैसे बन सकता है, इसके भी कुछ तथ्यों को हम समझ लेते हैं। साथियों, लगता है उन्होंने संविधान के अंदर जो कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, उनको ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है या उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। साथियों, संविधान के आर्टिकल 123 के तहत ये सब पर प्रावधान है कि हम किसी भी समय ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और कई बार हमारे देश के अंदर ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं। और जो 3 फार्म लॉज आए थे, वो भी ऑर्डिनेंस के तहत ही पहले लाए गए, क्योंकि उस समय पर भी संसद का जो सत्र है वो नहीं चल रहा। साथियों, इसी के समानांतर हमारे संविधान के अंदर स्पेशल सेशन बुलाने का भी प्रोविजन है, और इसी के साथ साथ साथियों, सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी इस पूरे विषय के ऊपर कर सकती है। साथियों, छठा और महत्वपूर्ण जो दावा उन्होंने किया, वो ये किया कि भारत अगर WTO से बाहर आ जाता है और FTA को जो चल रहे हैं उनको रोक दे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर रोक लगा देता है, तो भारत लगभग 30 साल पीछे चला जाएगा। WTO से निकल जाना, सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैंसिल कर देना भारत के फायदे में नहीं है, इससे भारत का नुकसान ही होगा। साथियों, अब इसके तथ्य को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, WTO की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण लगातार जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि विकासशील जो देश हैं, उनके ऊपर लगातार आर्थिक बर्डन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उनको कुछ तथ्यों के आधार पर समझते हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे हमारे लिए नुकसानदेह है उसको भी हम समझते हैं। साथियों, G20 से ठीक पहले अमेरिका से जो सेब भारत में निर्यात होती है, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें हमने कटौती कर दी थी, जिसके बाद से अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसमें लगभग 16 गुना बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। अब साथियों, अमेरिका के अंदर की जो कृषि व्यवस्था है और भारत की जो कृषि व्यवस्था है, उसको हमें समझने की जरूरत है, तब हम जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको समझ पाएंगे और WTO पर हम इसके आगे चलकर पाएंगे। साथियों, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर जो पूरी व्यवस्था है, अगर हम सेब का ही उदाहरण लें, सेब में कुल जो परिवार कंट्रोल करते हैं अमेरिका की पूरी सेब की मार्केट को, वो सिर्फ 1400 परिवार। वहीं भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत में कुल 10 लाख परिवार सेब के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे यहाँ छोटे किसान की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है साथियों, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बड़े बड़े फार्म लैंड से सिर्फ कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए WTO के सहारे लगातार कृषि को बाजार की नीतियों के हिसाब से चलाने की मांग अक्सर पश्चिमी देशों से की जाती है। साथियों, WTO की अगर हम बात करें कि WTO से बाहर आने से क्या हम 30 साल पीछे चले जाएंगे, साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि WTO के अंदर जो नीतियां बनाई जाती हैं वो एक हिपोक्रेटिक सोच के साथ बनाई जाती हैं, और पश्चिम के हितों को साधने के लिए ही WTO काम करता है। क्योंकि WTO के अंदर जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनको अलग अलग 3 बॉक्स में बांटा हुआ है, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और इस WTO के बाहर आने के नुकसान को तो अभी और नीहू ने अपनी वीडियो में बता दिया, लेकिन WTO काम कैसे करता है वो नहीं उन्होंने बताया, और इस वीडियो के जरिए हम समझाने की उनको भी कोशिश करते हैं कि WTO सही मायने में क्या है। साथियों, WTO के अंदर जो 3 बॉक्स बने हुए हैं, एक ग्रीन बॉक्स है, एक एम्बर बॉक्स है और एक रेड बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए समय समय पर नए नए पीस क्लोज एग्रीकल्चर के विषय को लेकर डाल दिए जाते हैं। साथियों, जो एम्बर बॉक्स है उसमें सरकार कितना प्रोड्यूस खरीद सकती है उस पर एक लिमिट लगाई गई है। एम्बर बॉक्स के साथ साथियों, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस से टोटल प्रोडक्शन का 10% ही खरीद सकते हैं, और जो डेवलप्शन है वो 5% ही खरीद सकते हैं, जिसके कारण सरकार के सामने एक बड़ी समस्या कई बार खड़ी हो जाती है
कि 10% से ज्यादा हम कैसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि WTO के अंदर फिर भारत के खिलाफ कई बार केस तक कर दिए जाते हैं। साथियों, ये जो पूरा मसला है, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत के अंदर जो मार्जिनलाइज फार्मर है, जो छोटे किसान हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और पश्चिम के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बड़े बड़े फार्मलैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए वो मार्केट के हिसाब से कृषि को चलाना चाहता है। और साथियों, जिन देशों के अंदर ये बाजारवादी नीतियां ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद से स्थापित हुई हैं, वहां का भी एक बड़ा वर्ग इनसे तंग है। इसीलिए ही आज यूरोपियन यूनियन के 12 देश सड़कों पर हैं। यूरोपियन यूनियन की चाहे वो क्लाइमेट चेंज की नीतियां हो, चाहे वो सब्सिडीज की नीतियां। साथियों, इन्हीं सब्सिडीज और WTO के जो दोहरे पैमाने हैं एग्रीकल्चर को लेकर, इसीलिए WTO से एग्रीकल्चर का बाहर रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और WTO की नीतियों के तहत जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज में घटोतरी कर देते हैं, तो हमारे यहाँ के जो सेब के किसान हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट हमें देखने को मिला। और यही कारण है कि देश के अंदर जो बड़ा तबका है एग्रीकल्चर को लेकर, वो लगातार आत्महत्या जैसे रास्तों को अपना रहा है। साथियों, इस काउंटर वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के ऊपर आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप आधे फैक्ट्स को दिखाएं और खुद को अनबाइज्ड कहने का काम करें, क्योंकि जब हम किसी भी इश्यू पर कोई चीज बनाते हैं, कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको अनबाइज्ड कहकर परोसा जाता है, तो वो अनबाइज्डनेस उसमें दिखनी चाहिए। और वो अनबाइज्ड तभी दिख सकती है जब किसी भी मुद्दे के दोनों पहलुओं को दर्शाया जा सके। अभी और निगू ने अपनी वीडियो के अंदर कहीं पर भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा को कोट नहीं किया है। उसके पीछे का मूल कारण यही है कि वो निरंतर न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी MSP के विषय को लगातार मजबूती से उठाते हैं, लगातार आर्टिकल्स लिखते हैं और फूड के ऊपर एक बड़े एक्सपर्ट के रूप में वो देश के अंदर जाने जाते हैं। लेकिन उनका जो पक्ष था वो उस वीडियो में किसी भी रूप में नहीं दर्शाया, क्योंकि जब हम एक पक्ष दिखाते हैं तो या तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के तहत होती है या फिर वो एजेंडा के तहत होती है। और इस बात पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लोग जब टीवी चैनलों के एक पक्ष को देखकर उनको देखना बंद कर सकते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी अनबाइज्ड कहकर और एक ही पक्ष जब दर्शाया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को भी देखना बंद कर सकते हैं। साथियों, कमेंट सेक्शन में इस पूरी वीडियो के ऊपर तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स और फिगर के आधार पर आप भी अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को अभी और नीहू तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जो दूसरा पक्ष है उसको वो भी देख सके, समझ सके और WTO कैसे एक तरफा काम करता है और कुछ एग्रीकल्चर की जो एग्रो बिजनेस में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन्हीं के हितों को साधने का काम करता है, उसको भी दर्शाने का वो काम आपके सामने जरूर रखें। और इन सभी मुद्दों को वो अनबाइज्ड तरीके से रखें या खुद को अनबाइज्ड कहना बंद कर दें। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।